ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के वन लाइनर सीरीज के अंदर विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस के बारे में। बायोलॉजी का जो हमारा वन लाइनर का सीरीज चल रहा है उसमें विटामिन और पोषण के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हमारी टीम जो है वो आपके सामने आ चुकी है। एक जॉबिन राज है, इंजीनियर जॉबिन राज, जिनका वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन उन्होंने क्लास लिया है, ब्लड रिलेशन का। तो आप जाकर उसको देखें, समझें, चीजों को जो चीजें सर ने बताई हैं उनको अच्छे से देखें, ताकि अगला सब्जेक्ट भी हमारा तैयार होता जाए। आगे चल के हमारे पास और भी जो हमारी टीम है वो टीम आपके सामने आती जाएंगी धीरे-धीरे। फिलहाल अभी हमारे पास जो हमारी टीम के अंदर है वो रीजनिंग में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटी में है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, ढेर सारे सेक्शन के टीचर्स हैं। तो सब एक-एक करके आएंगे हमारे सामने या आपको आपके सामने लेक्चर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप उन सबको भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने हमें दिया है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस के बारे में। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर का कैसा रिस्पॉन्स है। आप देखें, आप बताएं, है ना? आप उसमें प्रॉब्लम्स भी रेज कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? आप कमेंट भी करें, चीजों को अच्छे से समझें। चलिए विटामिन और पोषण की बात करते हैं आज हम लोग। अब ये विटामिन और पोषण क्या चीज है? सबसे पहले हम समझते हैं हमारे शरीर के बारे में। हमारे शरीर, बॉडी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स से बना हुआ है। डिफरेंट ऑर्गन्स से बना हुआ है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी बनता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ऑर्गन्स, कई सारे ऑर्गन्स जब मिले तो हमारा बॉडी बना। अब ऑर्गन्स किससे बने हैं? तो वो सेल से बने होते हैं। सेल से पता है कि हमारी बॉडी जो है वो सबसे बेसिक यूनिट या सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है इसकी, वो कोशिका होती है, सेल होती है। अब यहाँ चाहे यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पर ले लें, हर स्टेजेस पर हर चीज को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। जैसे अभी हम आपके सामने क्लास ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी तो हम क्लास ले सकते हैं, है ना? या फिर हमारे शरीर का ग्रोथ, एनर्जी कह सकते हैं प्लस ग्रोथ। ग्रोथ चाहिए, है ना? अभी हमारी हाइट बढ़ेगी, है ना? अब हम फैलेंगे या दुबले होंगे, क्या चाहिए? ग्रोथ भी तो चाहिए, आयु भी बढ़ती है। तो हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए? तो पोषण की जरूरत होती है। आज हमें उसी के बारे में पढ़ना है कि हमें कहाँ से प्राप्त होगी ये सारी चीजें। तो हमारे पास जो आज का चैप्टर है वो है विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस। अब हम बात करते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो बेसिकली जो हमारे बॉडी को जरूरत है, जो रिक्वायर्ड है, वो है, आप कह सकते हैं, पहले कार्बोहाइड्रेट। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट। अब इसमें सैचुरेटेड फैट भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैट भी हो सकता है, फैटी एसिड भी हो सकता है। आगे चलेंगे, थर्ड नंबर में हमें क्या चाहिए? हमें प्रोटीन्स चाहिए। क्या चाहिए? हमें प्रोटीन्स चाहिए। फोर्थ, हमें क्या चाहिए? तो विटामिन्स चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन्स चाहिए, है ना? क्या चाहिए हमें? विटामिन्स चाहिए। ऐसी हमारे शरीर के अंदर कई सारी चीजें चाहिए होती है जिससे कि हमारा शरीर जो है एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में दिखे। स्वस्थ शरीर तभी दिखेगा जब हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीजें जो है प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर जो अनुपात में आवश्यकता है, उस अनुपात में हम शरीर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों को आज हमें पढ़ना है कि क्या विटामिन्स या फिर फैट या फिर चाहे हमारा प्रोटीन हो, इनकी कमी से क्या होता है या फिर ये चीजें हमें क्या जरूरत है। वन लाइनर के थ्रू समझेंगे, लेकिन हमें इसका डिटेल्ड वीडियो पे हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग एक चीज और समझते हैं कि जो विटामिन्स है, वो विटामिन्स हमारे पास कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो बात करते हैं विटामिन्स का। तो विटामिन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है,
विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये हमारे पास 6 तरह के विटामिन होते हैं। कितने तरह के विटामिन होते हैं? 6 तरह के विटामिन होते हैं। अब इस 6 तरह के विटामिन को अगर हम देखेंगे तो एक सेक्शन हम बना लेते हैं विटामिन का और एक सेक्शन बना लेते हैं हम साइंटिफिक नेम का। ठीक है, तो विटामिन और साइंटिफिक नेम होते हैं, हर विटामिन का साइंटिफिक नेम होता है। तो सबसे पहला जो हमारा विटामिन है वो है बी, विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए कहेंगे, वी ए। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया वी ए, आप इसको समझेंगे विटामिन ए है। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, तो विटामिन बी जो है उसमें अलग अलग विटामिन है जो कि विटामिन बी के ही नेचर से बिलोंग करते हैं। जैसे विटामिन बी 1 होता है, विटामिन बी 2 होता है, विटामिन बी 3 होता है, विटामिन बी 5 होता है, विटामिन बी 6 होता है, विटामिन बी 7 और विटामिन बी 12। ये सारे क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए बी को क्या कहा गया? बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहा गया है? विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। कारण क्या है? विटामिन बी में जो है बी 7 के बाद बी 9 भी आता है, याद रखिएगा, विटामिन बी 9 भी रहता है। तो ये इसी कारण से विटामिन बी को क्या क्या कहा गया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक एक करके देखते हैं सबका नाम क्या है। तो विटामिन बी 1 की बात करते हैं, बी 1 की बात करते हैं। विटामिन बी 1 को थायमिन कहा जाता है, थायमिन नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बी 2 की, विटामिन बी 2 की अगर हम बात करें तो विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबो, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन नाम से हम लोग जानते हैं। आगे अगर हम बात करें, हमारे पास आता है विटामिन बी 3, विटामिन बी 3। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नियासिन। क्या है? नियासिन नाम है। विटामिन बी 3 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? नियासिन। अगर हम बात करें अगला जो हमारे पास कौन कौन सा हो गया? बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 3 हो गया। अब आता है हमारे पास विटामिन बी 5। इसको कहते हैं पैथोनोइक एसिड, पैंथोइक एसिड भी कहते हैं, है ना? PANTHONIC, पैंथोइक, है ना? पैथोनोइक, THONTHIC, पैंथोइक एसिड, है ना? विटामिन बी 5 की अगर हम बात करें। अगर हम बी 6 की बात करें, विटामिन बी 6 की अगर हम बात करें तो विटामिन बी 6 को क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका? PYRIDOXIN, पायरिडॉक्सिन क्या नाम होता है? विटामिन बी 6 का जो है वो क्या नाम है? साइंटिफिक नेम जो होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है। अगर हम बात करें विटामिन बी 7 का, तो विटामिन बी 7 जो होता है उसको कहते हैं बायोटीन, बायोटीन नाम होता है। क्या होता है? बायोटीन। अगर हम विटामिन बी 9 की बात करते हैं तो विटामिन बी 9 जो होता है फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉलिक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। अगर हम बात करें विटामिन बी 12 को, विटामिन बी 12 देखिए, बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 3 हो गया, बी 5 हो गया, बी 6 हो गया, बी 7 हो गया, बी 9 हो गया। अब हमारे पास क्या आता है? बी 12 आता है। इसका नाम होता है कोबलामाइन। क्या होता है? कोबलामाइन या एंड साइनोकोबला, BLAMIN, कोबलामाइन। ठीक है, अब देखिए ये बी कॉम्प्लेक्स हमारा खत्म हो गया। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 12, ये विटामिन बी का हमारा कहानी खत्म। अब आता है विटामिन सी, विटामिन सी। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक
एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी, अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब हमारे पास कौन सा है? डी है। तो डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल। अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल नाम से जानते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें विटामिन के की, अगर हम बात करते हैं, पॉलीक्विनीन कहते हैं इसको, पॉलीक्विनोन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? पॉलियो PO LL YOQUIONE, पॉलीक्विनोन कहते हैं। ठीक है। अब इसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, पॉलीक्विनोन भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो हमारे पास जितने भी विटामिन थे उसके साइंटिफिक नेम हमारे पास आ गए। अब हम लोग इस चैप्टर का जो वन लाइनर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। अब जितने भी इस चैप्टर के वन लाइनर हैं, आज हम लोग उसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर आपको बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइनर को। उम्मीद करता हूं कि जो भी आप वीडियोस को देखते हैं वो वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट कहता है, फलों, सब्जियों, पनीर और मिठाइयों में से वह भोजन जो मानव शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या क्या आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चीज, स्वीट्स। इनमें से कौन सा भोजन हम करें जिससे कि हमारे शरीर में नए ऊतक, न्यू टिश्यूज, है ना, प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस टू ग्रोथ द न्यू टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में नए टिश्यूज के डेवलप करने के लिए हम कौन सा भोजन इनमें से करें? तो आपको पता होगा कि आपके नए टिश्यूज बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में है? तो पनीर में होता है, चीज में होता है। तो हम किसका उपयोग करेंगे? चीज का। अब अगला पॉइंट जो आता है वो रिलेटेड है प्रोबायोटिक्स के ऊपर। क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है या प्रोबायोटिक्स क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोबायोटिक्स क्या है? बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों से बने होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? बैक्टीरिया और यीस्ट जो है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। प्रोबायोटिक्स में मौजूद जीवाणु जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? हम जो भोजन को ग्रहण करते हैं उसमें पाए जाते हैं। जैसे दही वगैरह होता है, लैक्टोबैसिलस, उसमें बैक्टीरिया होता है ना। तो वो क्या करता है? आपके भोजन को आसानी से पचाने में हेल्प करता है। और क्या कहता है? और ये स्वाभाविक रूप से हमारी आंत में भी पाए जाते हैं, नेचुरली भी जो है ये हमारे आंतों में पाए जाते हैं, है ना। याद रखिएगा कि हमारे आंतों में भोजन के पाचन के लिए जो है कुछ प्रोबायोटिक्स जो है, वो नेचुरल प्रोबायोटिक्स जो होता है वो पहले से होता है। देखिए, याद रखिएगा कि हमारे आंतों में जो है वो दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। एक गुड बैक्टीरिया होता है, दूसरा बैड बैक्टीरिया होता है। गुड बैक्टीरिया का काम है आपके भोजन के पाचन को सही रखना, आपके पाचन तंत्र को ठीक रखने का जो काम है वो है गुड बैक्टीरिया का काम। लेकिन अगर हमारा पाचन तंत्र खराब होता है या किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर होता है, तो उसके अंदर जो बैड बैक्टीरिया हैं, जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। अगले पॉइंट इसी में बात करते हैं, प्रोबायोटिक्स दूध में शर्करा का पाचन में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स सिंपल है, प्रोबायोटिक्स जो है दूध में जो शर्करा होता है उसी का पाचन करता है, जिससे कि लैक्टोबैसिलस जो है उसका पाचन करके क्या करता है? दही में उसको कन्वर्ट करता है। तो प्रोबायोटिक्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों से बने होते हैं, है ना। किससे? बैक्टीरिया और यीस्ट से बना होता है। मौजूद जीवाणु हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोज्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं और स्वाभाविक रूप से हमारी आंतों में भी होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं। दूध में शर्करा का पाचन भी प्रोबायोटिक्स करता है। ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं और याद रखिए यहाँ पे इंग्लिश भी है। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी ingest and they also naturally occur in our gut। वो हमें नेचुरली जो है हमारे गट में रहता है। प्रोबायोटिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर।
दूध का जो शर्करा होता है उसके पाचन में भी हेल्प करता है, मदद करता है। अब कहता है प्रोबायोटिक्स फूड्स आर, प्रोबायोटिक भोजन जो होता है वो क्या होता है? कहता है द प्रोबायोटिक फूड्स कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया, जीवित बैक्टीरिया होता है उसमें। जैसे हम लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो दही में होता है, कहता है उसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, जीवित बैक्टीरिया होता है। कंसीडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन, जो क्या कंसीडर किया जाता है कि ये बेनिफिशियल होता है, ये फायदेमंद होता है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए जो है फायदेमंद होता है। प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा, जो हमारे पेट का आंत है उसकी वनस्पतियों को बनाए रखने में, उसका जो गट है, जो हमारा पेट है, उसका जो है हेल्दी बनाए रखता है, एक तरह से कह सकते हैं। उसका जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? प्रोबायोटिक फूड। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो कहता है न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ऐसे उत्पाद हैं जिसमें पोषक तत्वों औषधीय प्रभाव होते हैं, पोषक तत्व और औषधीय प्रभाव होते हैं। मतलब ऐसा तत्व है कौन? न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो ऐसे उत्पाद हैं कि जिनमें पोषक तत्व भी होता है, साथ में औषधीय प्रभाव मतलब औषधीय गुण, मेडिसिनल इफेक्ट भी होता है। जैसे देखिएगा कुछ ऐसे पादप होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशंस भी होते हैं, कुछ पोषक तत्व भी होते हैं, साथ में उसमें औषधीय गुण भी होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, फंक ने क्या इन्वेंट किया था? तो फंक साहब ने विटामिन को इन्वेंट किया था। विटामिन की खोज जो है वो किन्होंने की थी? तो फंक साहब ने क्या किया था? विटामिन की खोज की थी। तब द विटामिन आर, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। विटामिन क्या होता है? तो कार्बनिक कंपाउंड होता है, या फिर कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक होता है। चलिए अगले स्लाइड में बात करते हैं। कहता है यौगिकों के इस समूह को सहायक आहार कारक, है ना, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर। एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर, यौगिकों के इस समूह को सहायक आहार कारक, सहायक आहार मतलब एक्सेसरी डाइटरी फाइबर कहा जाता, फैक्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन को जो है क्या कहा जाता है? एक्सेसरी डाइटरी फाइबर का फैक्टर कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। अब सहायक आहार कारक क्या होता है? देखिए, भोजन करने से ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। जब तक हम कोई भी भोजन कर लें और हमारे शरीर का पूर्ण पोषण प्राप्त हो जाए, सिर्फ दाल चावल खा लें और हम चाहें कि हमारे शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमें जो न्यूट्रिशन युक्त, जो विटामिन युक्त भोजन होता है वो करना होता है। तो कहा जाता है विटामिन जो होता है वो सहायक आहार कारक होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, कहता मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, मतलब अधिकांश जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं होते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर अपने आप उत्पन्न नहीं होता, या हमारा बॉडी उसका निर्माण नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करते हैं, विटामिन आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन हैं वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हमारा शरीर जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सके। ऐसा नहीं कि हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, हाथ छोटा रह गया, पैर छोटा रह गया, कंधा टेढ़ा रह गया, ऐसा नहीं। प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो है हमारा शरीर जो है उसके लिए क्या आवश्यकता है? विटामिन की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है विटामिन शरीर के लिए, शरीर के समुचित विकास मतलब टोटल ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो है वो आवश्यक है। अगले पॉइंट में बात करें, विटामिन्स हैं। सम विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। कहां पर? मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। कहां पर? इंटेस्टाइन में। कहां पर? इंटेस्टाइन में बन सकते हैं। कहता है सम विटामिन्स एक्ट एज हार्मोन्स। कुछ विटामिन्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। कहता है सम विटामिन्स आर स्टोर्ड इन बॉडी। कुछ विटामिन्स जो है हमारे बॉडी में
स्टोर रहते हैं, पहले से मौजूद रहते हैं। विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखिएगा यहां पर एक टर्म आया फैट सॉल्युबल। देखिए विटामिन जो होते हैं हमने बताया 6 नंबर ऑफ विटामिन होते हैं। 6 नंबर ऑफ विटामिन में से कुछ विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं, और याद रखिएगा विटामिन बी के साथ विटामिन सी भी। ओहो हो, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। फैट सॉल्युबल कौन कौन होता है? तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल क्या क्या होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। इन 6 विटामिन में से सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल। अब देखिए फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल समझिएगा। हमारे शरीर के अंदर जब अंदर जो है एक्सेस एनर्जी जो होता है वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है स्किन के नीचे में। तो जो विटामिन हम कंज्यूम करते हैं, अगर उस विटामिन का यूज नहीं हो पाता है तो दो तरह से शरीर में स्टोर होता है। एक क्या होता है कि वाटर में जो सॉल्युबल होता है, जो पानी में घुल जाता है विटामिन, वो शरीर में यूरिनल के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में कुछ विटामिन लिया जाए जैसे ए, डी, ई, के, ये विटामिन अगर हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो ये फैट के साथ हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? फैट सॉल्युबल, मतलब फैट के साथ मिल जाता है। तो फैट के साथ मिलने वाला जो विटामिन होता है वो क्या है? ए, डी, ई, के। और जो वाटर के साथ सॉल्युबल है, जो पानी में घुल जाता है और जो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है, वो है हमारा विटामिन बी और विटामिन सी। तो याद रखिएगा, कहता है सम विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। जो इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, गुड बैक्टीरिया जो है, वो हमारे शरीर के अंदर कुछ विटामिन का निर्माण कर सकते हैं। और सम विटामिन एक्ट एज हार्मोन, कुछ विटामिन जो है वो हार्मोन की तरह भी कार्य करते हैं। कहता है कुछ जो होते हैं, सम विटामिन आर स्टोर्ड इन बॉडी, कुछ विटामिन जो है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे फैट सॉल्युबल जो है वो हमेशा हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, फैट के थ्रू स्टोर होते हैं। फैट में जो सॉल्युबल होते हैं, विटामिन के क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगले पॉइंट पे बात करें, हिंदी भी देख लीजिएगा। कुछ विटामिन आंतों के सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। कुछ विटामिन जो है, विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में घुल जाते हैं, फैट में घुले हुए होते हैं। कहता है दीज विटामिन आर फैट सॉल्युबल। कौन से विटामिन जो है फैट सॉल्युबल है? तो ए, डी, ई, के, मैंने बताया था अभी। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के जो है वो क्या है? फैट सॉल्युबल है, वो फैट में घुल जाते हैं। आगे पॉइंट पे बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। अगले पॉइंट पे कहता है जीवों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं, 15 मेटल्स होते हैं। और इनमें से जिनकी सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। हमारे शरीर के अंदर 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कितने तत्वों की? 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 15 जो है वो धातु होते हैं, मेटल होते हैं। उनमें से कुछ जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी। अगले पॉइंट पर बात करें तो कहता है एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे हैव रिच सोर्स ऑफ। सेब जो है हार्ट पेशेंट के लिए, जो हृदय रोगी हैं, जिनको हृदय की समस्या होती है, उनके लिए सेब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए एक तत्व आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो समृद्ध होता है। कौन? सेब जो है वो पोटेशियम समृद्ध होता है, जिस कारण से इसको क्या कहा गया है? ये वैल्यूएबल होता है। हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम समृद्ध स्रोत होता है, पोटेशियम का समृद्ध स्रोत होता है। मेरे ख्याल से ये स्लाइड आपके लिए क्लियर हो गया होगा।
चलती है, अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए, आहार में ताजे फल, सब्जियों का नियमित सेवन करने की सलाह दी जाती है। हमें भोजन में जो आहार है, हमारा डेली का जो फूड कर जो हमारा रूटीन है, उसमें फल और सब्जियों, ताजे फल याद रखिएगा, ताजे फल और सब्जियों को डेली यूज करने के लिए सलाह दिया जाता है। क्या कहते हैं, आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होता है, इसको रिमूव करने का काम करता है। जो गलत तरह की चीजें हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो गई हैं, उसको हटाने का काम करता है। कहता है कि क्योंकि ये जो होते हैं हरे फल और सब्जियां जो होती है, ताजे ताजे फल और सब्जियां जो होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, अच्छा स्रोत होता है। जो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने और दीर्घायु बनाने में मदद करता है। क्या, लॉन्ग लाइफ के लिए और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म, चयापचय याद रखिएगा, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म के दौरान शरीर में उत्पन्न होने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री पार्टिकल्स जो होते हैं, उसको निष्क्रिय करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो याद रखिएगा, फल और सब्जी खाने का जो सलाह दिया जाता है, ताजा फल और सब्जी हम क्यों खाएं, तो उसका इसके लिए जरूरी है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म वर्क चल रहा है, जो चयापचय क्रियाएं हो रही है हमारे शरीर के अंदर, उससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। उस फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए जो है, हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, जो कि हमें कहां से प्राप्त होंगी, ताजे फल और सब्जियों से प्राप्त होंगी। कहता है द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ह्यूमन सिस्टम में, ह्यूमन के शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है एंटीऑक्सीडेंट की। तो याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उसमें जो फ्री रेडिकल्स जो होता है, फ्री रेडिकल्स जो जनरेट हो जाता है, उसके प्रभाव से बचाता है। उसके प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने का, जो फ्री रेडिकल्स होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है, उसको निष्क्रिय करने का काम जो है, वो किसका है, एंटीऑक्सीडेंट का है। अगले पॉइंट पे बात करें तो कहता है, मिर्ची, कद्दू, मटर और मूली में से सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, मिर्ची है, कद्दू है, मटर है, मूली है। इनमें से किस पदार्थ में, किस भोज्य पदार्थ में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मिर्ची, जो मिर्ची होती है उसमें विटामिन सी जो है वो प्रचुर प्रचुर मात्रा में होती है। तो याद रखना है अपने को कि मिर्ची में क्या होता है, विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में पाया जाने वाला और स्वस्थ त्वचा बनाए रखने वाला जो आवश्यक विटामिन है, कौन सा है, खट्टा फल। जैसे ही खट्टे की बात आए, तो खट्टे में क्या होता है, तो विटामिन सी, क्या होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो है वो खट्टा होता है। कहता है खट्टे फलों में पाया जाने वाला स्वास्थ्य त्वचा बनाए रखने वाला, खट्टे फलों में पाए जाने वाला और स्वस्थ त्वचा बनाए रखने वाला जो हमारा स्किन है, स्किन को हेल्दी बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, तो विटामिन सी की आवश्यकता है। मतलब हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, खट्टे फलों की आवश्यकता होगी। जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। सबसे अधिक जो विटामिन सी का बढ़िया स्रोत होता है, वो होता है गुसबेरी, जिसको कि हम लोग आंवला भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, आंवला भी कहते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें तो कहता है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है, कच्चे और ताजे फल, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट जो होता है, वो विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। याद रखना है, कच्चा फल जो होता है, वो ताजे फल जो होते हैं, वो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। कहता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो याद रखना है गोसबेरी, जिसको कि आंवला कहते हैं। आंवला जो होता है वो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ना, बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, संतरा, सेब, गाजर और आंवला में से विटामिन सी सबसे समृद्ध स्रोत। तो याद रखिएगा कि सबसे समृद्ध की जब बात आती है, जैसे कि यहां पर देखिएगा, संतरा में भी विटामिन सी है, सेब में भी विटामिन सी है,
है ना? तो इन दोनों में विटामिन सी है, आंवला में भी विटामिन सी है, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे अधिक समृद्ध कौन है विटामिन सी के लिए? तो कोई भी रहे, तो सबसे अधिक समृद्ध कौन होगा? तो आंवला होगा, गोसबेरी होगा, वो क्या होता है आपका सबसे समृद्ध होता है विटामिन सी के लिए। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है अमंग द कैरेट, गाजर, गुआवा, अमरूद जिसको कहते हैं, मैंगो, ऑरेंज, द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी। जब आंवला नहीं रहे और पूछे तो क्या होगा? तो संतरा जो है, यहाँ पे जो संतरा है, जिस ऑरेंज जो है ना, ऑरेंज, ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे अच्छा सोर्स देखा जाए तो सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? याद रखिएगा, आंवला जो है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है। जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, एक सेकेंड, देखिए, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। हमें ने बता दिया है कि विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। अगले पॉइंट पे बात करें, द विटामिन विच इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग ऑफ अ वुंड, किसी भी घाव को भरने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो याद होगा विटामिन सी किसके लिए आवश्यकता है? स्किन को खूबसूरत बनाने, स्किन के स्वास्थ्य के लिए। तो घाव जब होगा तो कहां होता है? स्किन के ऊपर है, तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो विटामिन सी की आवश्यकता होगी। तो कहता है घाव भरने में सहायक विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। अगले पॉइंट पे बात करें, विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस एलिमेंट, विटामिन सी जो है किस धातु, किस तत्व को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है? याद रखिएगा, हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है? तत्वों को जो हम खाते हैं, पोषण को, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके हमारे अलग अलग सेल्स तक पहुंचाती है। तो विटामिन सी जो है वो किस प्रकार के तत्व को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है? तो याद रखिएगा, आयरन जो है, आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। आयरन जो रक्त में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो कहता है विटामिन सी जो है इस तत्व के अवशोषण में मदद करती है, तो आयरन के अवशोषण में मदद करती है। अगले पॉइंट में बात करें, विटामिन ए, सी, डी और ई में से यह विटामिन शरीर में जमा नहीं होती। तो याद रखिएगा, ए, डी, ई ये क्या है? फैट में सॉल्युबल है। ए, डी, ई में से शरीर में जमा नहीं हो रहा। तो मैंने बताया हमारे पास जो है 4 फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलते हैं, ए, डी, ई के। इसमें से कोई और अगर रहेगा, विटामिन बी, विटामिन सी, तो ये वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल कभी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में जब वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा तो वाटर यूरिन से छनाएगा, यूरिन आपके क्या कहते हैं, किडनी से छनाएगा और आपके शरीर से वो बाहर निकल जाएगा एक्सेस अमाउंट में, जब ये हम विटामिन कंज्यूम करेंगे। तो कहा जाता है कि विटामिन सी जो है वो शरीर में जमा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल होने के कारण हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, लेकिन विटामिन ए, डी, ई के जो है वो हमारे शरीर के अंदर फैट सॉल्युबल नेचर होने के कारण जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, दिस विटामिन इफिशियंसी कॉजेज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोगुलेशन, धीरे से रक्त के थक्का जमने के को, याद रखिएगा कि इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने की बीमारी हो जाती है, रक्त का थक्का जमने की बीमारी हो जाती है। कहता है इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने की बीमारी हो जाती है, स्लो ब्लड कोगुलेशन, धीमी हो जाती है ना, रक्त ब्लड कोगुलेशन जो होता है, रक्त का थक्का जमना जो है वो स्लो हो जाता है, किस विटामिन के कारण? याद रखिएगा, विटामिन के जो है वो हेल्प करता है कि आपके बॉडी से, याद रखिएगा, जब हमारा कहीं से कट जाए, यहाँ पे अगर हमारा कट लग जाता है, क्या होता है, यहाँ से रक्त निकलता है, कुछ देर के बाद क्या होता है, वो हील हो जाता है, वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है, जिस कारण से वहां से ब्लड नहीं निकल पाता है। तो रक्त जमने के लिए जो है जिस विटामिन की जरूरत होती है, उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन के नाम है। याद रखिएगा, विटामिन के क्या करता है? रक्त के थक्के को जमने में हेल्प करता है। अगले पॉइंट पे बात करें, यह विटामिन मनुष्य में रक्त के थक्का जमने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो अभी जस्ट मैंने बताया, विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए? ब्लड कोगुलेशन के लिए। ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड कोगुलेशन के लिए
कौन सा विटामिन चाहिए? तो विटामिन के चाहिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस विटामिन, कौन सा विटामिन जो है उत्तरदायी होता है? तो विटामिन के। अगले पॉइंट पे एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट विषों के प्रतिविष मतलब एंटीडोट जो है के रूप में प्रयुक्त विटामिन। याद रखिएगा, कई सारे ऐसे विष होते हैं, कई ऐसे जहर होते हैं सांपों के, जो क्या करता है? नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। कई सारी विष ऐसी होती है, जहर ऐसे होते हैं जो कि क्या करता है? आपके ब्लड के कोगुलेशन, ब्लड के थक्का जमा देता है शरीर के अंदर। कहता है एंटीकोगुलेशन, एंटीकोगुलेशन विषों मतलब ऐसा विष जो एंटीकोगुलेशन नेचर का हो, जो रक्त का थक्का जमने नहीं देने वाला हो, ऐसे विषों के लिए एंटीडोट प्रतिविष के रूप में कौन सा विटामिन यूज किया जाएगा? तो याद रखिएगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के का क्या नेचर है? ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमने में उपयोग में आता है। तो एंटीकोगुलेशन मतलब जब एंटीकोगुलेशन का प्रॉब्लम आ जाए, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमने लगे, उस समय एंटीडोट के रूप में क्या दिया जाएगा? तो विटामिन के दिया जाएगा। अगले पॉइंट पे बात करें तो कहता है आंतों के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन। आंतों के जो आंत होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, मैंने बताया गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। हमारे गट के लिए गुड बैक्टीरियाज बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, दो जो विटामिन होते हैं उसका निर्माण कर सकते हैं, विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण जो है हमारी आंतों के जीवाणुओं के द्वारा हो सकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, द सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो सन रेज, सन का जो रेज होता है वो विटामिन डी का जो है वो गुड सोर्स होता है। हमारे स्किन के अंदर जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, कब होता है? तो याद रखना है सनलाइट में होता है, सन रेज के अंडर जो है वो फॉर्म होता है। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड। उम्मीद करता हूं यह क्लास जो है आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर नहीं जाते हैं, सिंपल हम अपने टॉपिक्स पर रहते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सके। इधर उधर की बातें करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, आपके लिए भी बेनिफिट नहीं है, मेरे लिए भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं, तो आप देखते ही होंगे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्या कंटेंट हम आप लोगों को दे सकें जिससे कि परीक्षा में सफलता मिल सके। आपके परीक्षा के लिए ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है ना? आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये हमारी एक बहुत छोटी कोशिश है। तो कोशिश करेंगे आपको हेल्प कर सके, आपको बेनिफिट हो, ऐसी उम्मीद से हम वर्क कर रहे हैं। तो चलिए क्या कहता है, यह विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी स्किन के अंदर बनता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। अगले पॉइंट पे बात करें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो रोग है वो किस कारण से होता है? विटामिन डी के कमी के कारण जो है वो रोग होता है। तो विटामिन डी के कारण तो याद रखिएगा रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग जो है वो किस कारण से होता है? याद रखिएगा विटामिन डी जो है सीधे सीधे हमारे हड्डियों से संबंध रखता है। हमारे हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की मदद चाहिए, तभी हमारे शरीर में हड्डियों का, बोन्स का निर्माण हो सकता है। पहले भी हमने पढ़ाया है। तो हमारे शरीर के अंदर जब विटामिन डी की कमी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मतलब हमारे हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे, रिकेटस नाम का रोग हो जाएगा। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, दिस इज फाउंड इन कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी। तो यह विटामिन डी की संरचना में पाया जाता है। विटामिन डी का सीधा सीधा संरचना पूछा जा रहा है, संरचना मतलब केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, तो याद होगा। तो विटामिन डी का हमने क्या बताया था? कैल्सीफेरॉल बताया था। तो यहाँ पर क्या है आपका? कैल्सीफेरॉल नाम है। आगे अगर हम बात करें, दिस विटामिन नॉन एज एग्रो कैल्सीफेरॉल। एग्रो कैल्सीफेरॉल नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो विटामिन D2। याद रखिएगा विटामिन D2 जो है
वो एग्रोकैल्सिफेरॉल नाम से जाना जाता है। विटामिन D2 जो है वो किस नाम से जाना जाता है? एग्रोकैल्सिफेरॉल नाम से जाना जाता है। लेकिन विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 जो है एग्रोकैल्सिफेरॉल। अगर हम विटामिन डी की बात करें, विटामिन D3 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है? कैलोकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? कैलोकैल्सिफेरॉल। पहला कौन सा था? विटामिन डी। तो विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी को D2 को हम लोग ने क्या कहा? एग्रोकैल्सिफेरॉल। लेकिन अगर हम विटामिन D3 की अगर हम बात करें तो कैल्सिफेरॉल नाम से जाना जाता है। कहता है इस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन के रूप में जाना जाता है या फिर हार्मोन्स की तरह बिहेव करता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है वो हार्मोन्स की तरह बिहेव करता है। विटामिन डी जो है वो हार्मोन्स की तरह बिहेव करता है। अगले पॉइंट में देखिएगा, एक तरफ आपका नाम है किसका? विटामिन का। दूसरी तरफ उससे संबंधित जो है बातें हैं। क्या है? नियासिन। नियासिन, नियासिन से क्या होता है? नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। अगर हम बोले थायमीन, थायमीन विटामिन B1 की बात कर रहा है, तो थायमीन के कारण बेरी बेरी नाम का रोग होता है। विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो यहां पर क्या दिया है? रिकेटस नाम दिया है। विटामिन के कारण, विटामिन के जो है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, रक्त जमाता है, रक्त जमाने में हेल्प करता है। आगे पॉइंट में बात करें, इस विटामिन की कमी रतौंधी हो सकता है। रतौंधी का रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन जो है ए के कारण जो है, विटामिन ए के कारण जो है रक्त रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस कारण से होता है? विटामिन ए के कारण होता है। चलिए, आंखों से अगर कोई समस्या होती है तो उसमें विटामिन ए ही जिम्मेदार होता है। तो कोशिश करिए जो विटामिन ए से रिच्ड फूड हो, क्योंकि मोबाइल भी देखना है। आगे पॉइंट में बात करते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए मुख्यतः कहाँ स्टोर होता है? हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए जो है वो मेनली कहां पर स्टोर होता है? तो याद रखिएगा लीवर में। कहां स्टोर होता है? यकृत में, लीवर में जाकर स्टोर होता है। इन आवर बॉडी विटामिन ए इज लार्जली स्टोर्ड इन, मुख्यतः, है ना, मतलब अमाउंट में, अच्छा खासा अमाउंट में कहां पर स्टोर होता है? तो बात करते हैं लीवर में स्टोर होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी और पालक में से इसमें विटामिन ए सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये सर्वविदित है कि विटामिन ए का जो सबसे बढ़िया सोर्स है और आयरन का जो सबसे बढ़िया सोर्स, विटामिन ए का जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो गाजर है ना। और पालक जो है वो आयरन का सबसे बढ़िया सोर्स होता है। तो गाजर जो है वो कहा जाता है विटामिन ए की कमी को दूर करने वाला होता है। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गाजर का सेवन करते हैं। अगर आयरन की कमी होती है तो पालक का उपयोग करते हैं। पालक को अंग्रेजी में स्पिनेच कहते हैं। याद रखिएगा, स्पिनेच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिनेच कहते हैं। आगे पॉइंट में बात करें, सेब, पपीता, अमरूद और आम में से विटामिन ई का सबसे समृद्ध स्रोत आम है, पपीता है, क्या क्या है? आम है, पपीता है, अमरूद है और सेब है। इसमें से विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत जो होता है वो आम होता है। क्या होता है? मैंगो जो है विटामिन ए का सबसे बढ़िया सोर्स होता है। ऐसा नहीं कि आम में कुछ नहीं होता है, आम में विटामिन ए होता है, आपके आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कहता है विटामिन ई एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ए जो है किससे प्राप्त होता है, या विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, गेहूं के बीज का तेल, गेहूं के जो बीज होते हैं उसका जो ऑयल होता है, व्हीट ग्रेन ऑयल जो होता है वो विटामिन ई का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। याद रखिएगा, विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? आपका व्हीट ग्रेन ऑयल होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन में से यह हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन में से हमारे शरीर में कौन नहीं बनता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसीलिए हमें विटामिन ए जो है वो बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन। सामान्य दृष्टि के लिए, एक नॉर्मल विजन के लिए,
जो इसेंशियल विटामिन्स होता है उसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल किसको कहा जाता है? विटामिन ए को ही रेटिनॉल नाम दिया जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो याद रखना है, सामान्य दृष्टि के लिए, नॉर्मल विजन के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो क्या है? आपका रेटिनॉल है, विटामिन ए है। अगले पॉइंट में बात करें, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट किस में होता है? कोबलामाइन में होता है। कोबलामाइन हम लोग किसको कहते हैं? तो विटामिन B12 को कोबलामाइन हमने कहा था, है ना। तो B12 में क्या होता है? तो कोबाल्ट तत्व होता है, कोबाल्ट धातु होता है। याद रखिएगा, कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट युक्त होता है। और इसका निर्माण, इसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो हमारे आंतों में बैक्टीरिया के द्वारा इसका संश्लेषण हो सकता है। आगे पॉइंट में बात करें, विटामिन B12 में मौजूद धातु है। तो विटामिन B12 में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो विटामिन B12 जो है वो, विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट नाम का धातु होता है। साइनोकोबालामाइन या कोबालामाइन जो है इसका केमिकल नाम है। तो इस यहीं से पता चलता है इसमें क्या होता है? कोबाल्ट नाम का धातु होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित हो सकते हैं। विटामिन B12 जो है हमारे लीवर के अंदर 3 से 5 वर्षों तक जो है वो स्टोर रह सकते हैं। विटामिन B12 जो है वो कहां पर स्टोर रहेंगे? लीवर में स्टोर रहते हैं। कितने समय तक? 3 से 5 वर्षों तक वह स्टोर रह सकते हैं। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, तो विटामिन B12 इज अ वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी और विटामिन सी, अब विटामिन बी के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो विटामिन B1 हो, B2 हो, B3 हो, या B5 हो, या B7 हो, है ना, B6 हो, या फिर B12 हो, B9 हो, जितने भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं सब के सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर पूछा जाता है विटामिन B9 वाटर सोल्यूबल है, विटामिन B6 वाटर सोल्यूबल है, विटामिन B7 वाटर सोल्यूबल है, तो उसी तरह से आपसे पूछा गया विटामिन B12 जो है वो क्या है? जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामाइन या साइनोकोबालामीन जो है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, साइनोकोबालामाइन हो या कोबालामाइन हो तो इसको विटामिन B12 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? विटामिन B12। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट नाम का धातु होता है। थायमीन, थायमीन जो है वो किसका नाम है केमिकल नेम? तो विटामिन B1 का जो है वो थायमीन नाम होता है। ये हमने पहले ही बताया। अब यहां पर है कि विटामिन B12 एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं और एक तरफ इसका यूज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, विटामिन B12 किस नेचर का है? कहता है एनीमिया रोधी कारक है। क्या है? एंटी एनीमिया फैक्टर है, मतलब एनीमिया नहीं होने देता है, ब्लड की कमी नहीं होने देता है। कौन सा है? तो विटामिन B12 है। अगर विटामिन सी की बात करें तो रक्त संचार रोधी कारक है। क्या है? रक्त संचार रोधी कारक होता है। विटामिन ई की बात करें तो बांझपन रोधी कारक होता है। क्या होता है? बांझपन रोधी कारक होता है। विटामिन की अगर बात करें, रक्त स्राव रोधी कारक होता है। एक होता है विटामिन सी रक्त संचार रोधी, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन सी क्या होता है? रक्त संचार रोधी कारक होता है। लेकिन अगर हम विटामिन के की बात करें तो रक्त स्राव रोधी। ये क्या कर रहा है? स्राव का विरोध कर रहा और ये संचार करवा रहा है ब्लड के अंदर। ब्लड निकलने, स्राव होना और संचार करना दोनों अलग अलग चीज है। शरीर से बाहर निकलना और शरीर के अंदर ही चलना वो अलग अलग चीज है। तो यहाँ विटामिन सी जो है रक्त संचार रोधी होता है, लेकिन अगर विटामिन के की बात करें तो रक्त स्राव रोधी कारक होता है। आगे के पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 D, C नहीं ले रहा है तो उसे बोबेरी, रिकेटस और स्कर्वी रोग हो सकता है। अगर विटामिन पर्याप्त मात्रा में B1 नहीं ले रहा है, डी नहीं ले रहा है, सी नहीं ले रहा है, तो कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो याद रखिएगा, बोबेरी। बोबेरी किसके कारण? विटामिन B1 के कारण बोबेरी। रिकेटस किसके कारण? तो विटामिन डी के कारण रिकेटस। स्कर्वी जो स्किन रोग होता है, स्किन डिजीजेस होता है, विटामिन सी के कारण। क्योंकि मैंने पहले ही बताया विटामिन सी का क्या प्रॉपर्टी है, यह आपकी त्वचा के हेल्थ के लिए, त्वचा की स्वास्थ्य के लिए एक बढ़िया विटामिन
होता है। आगे के पॉइंट पे बात करें, सपनों को लंबे समय तक याद रखने वाला जो मददगार विटामिन होता है, जो हम लोग सपना देखते हैं, जो हम लोग ड्रीम्स देखते हैं, उसको लंबे समय तक याद रखता है। कई लोगों को देखिएगा बहुत लंबे समय तक याद रहता है, कई लोग सुबह उठते ही उस चीज को भूल जाते हैं। सपनों को लंबे समय तक याद रखने में जो मददगार विटामिन होता है, कौन सा? विटामिन B6 जो है वो सपनों को लंबे समय तक याद रखने में हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें राइबोफ्लेविन की बात करें, राइबोफ्लेविन की बात करें, तो राइबोफ्लेविन की कमी से ये रोग होते हैं। कौन सा रोग होता है? चेलोसिस। चेलोसिस नाम का रोग जो है वो किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन नाम जो विटामिन होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन जो है उसकी कमी के कारण चेलोसिस नाम का रोग होता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो कहता है नियासिन, थायरोक्सिन, राइबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन में से यह यौगिक विटामिन नहीं है। तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है थायरोक्सिन। तो इसमें से थायरोक्सिन, नियासिन भी विटामिन है, राइबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन जो है ये भी विटामिन है, लेकिन जो आपका थायरोक्सिन है ये विटामिन नहीं है। तो याद रखना है, थायरोक्सिन जो है क्या है? ये हार्मोन है। अगले पॉइंट पे बात करें, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो जो दाल की फलियां होती है, जो आपके जो दाल होते हैं, दलहन होते हैं, वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन को धारण करने वाले होते हैं, जिस कारण से जो है वो अच्छा पौष्टिक तत्व प्रदाता होते हैं। अच्छा पौष्टिक तत्व आपको दे सकते हैं कौन? जो फलियां होती है, वो भी खास करके कौन? जो दलहन होती है, उसमें प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रोटीन से भरपूर खाद्यान्न। प्रोटीन से भरपूर जो खाद्यान्न होता है, देखिएगा जो सीड्स होते हैं उसका नाम क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन सीड्स जो होता है, सोयाबीन एक फसल है, वो जो दलहन है वो क्या होता है? सबसे अधिक उसमें प्रोटीन पाया जाता है। कहता है चावल, मूंगफली और सेब में से प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत जो फलियां होती है, मैंने बताया जो फलियां होती है वो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती है। तो इसमें से फली कौन है? तो मूंगफली जो है वो फली है। तो मूंगफली क्या है? ग्राउंड नट जो होता है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो फलियां, जो सबसे अधिक प्रोटीन को होल्ड करने वाला, स्टोर करने वाला जो खाद्यान्न है वो क्या है? सोयाबीन है। अगले पॉइंट पे बात करें, प्रोटीन और वसा दोनों को एक समृद्ध स्रोत। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन और फैट दोनों को होल्ड करने वाला, दोनों को स्टोर करने वाला जो एक बहुत बढ़िया स्रोत होता है वो कौन सा है? ग्राउंड नट, या जिसको कि हम लोग मूंगफली कहते हैं। मूंगफली में प्रोटीन भी होता है, उसके साथ साथ फैट भी अवेलेबल होता है, इसीलिए कहा जाता है फैट और प्रोटीन रिच फूड को हम लोग मूंगफली नाम देंगे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, गेहूं, जौ, चावल और मक्का में से यह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। कौन कौन सा? गेहूं, जौ, चावल और मक्का। इसमें से मुख्यतः जो है, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है तो वो चावल है। राइस जो है वो कंप्लीट सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, जो कि सिंपल होता है, जिससे कि एनर्जी का बम ब्लास्टिंग होता है आपके शरीर के अंदर। इसीलिए चावल खाने के बाद अचानक से नींद आने का प्रॉब्लम आता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो कहता है प्रोटीन युक्त भोजन में मौजूद अमीनो एसिड टायरोसिन के बारे में सही कथन है। बारे में एक सही कथन है क्या? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कौन? अमीनो एसिड है ना। किसमें होता है? प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है उसमें क्या क्या होता है? अमीनो एसिड, टायरोसिन होता है, जो कि क्या करता है? यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का स्तर है उसको बढ़ाने में मदद करता है। यह इमोशनल, भावनात्मक और पर्यावरणीय तनाव से निपटने में मदद करता है। मतलब क्या है? इमोशनल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को कम करता है। अगर किसी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है तो उसको क्या देना होगा? प्रोटीन युक्त भोजन देना होगा। अगर कोई भी तरह का स्ट्रेस वगैरह है, कोई तरह का अगर भावनात्मक प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए उसको प्रोटीन की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। कहता है निपटने में मदद कर सकता है। यह अवसाद से लड़ता है। यह आपके शरीर के अंदर जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन जो होता है उससे लड़ता है। तो सभी लोग इसका सेवन करते हैं,
है ना? लेकिन थोड़ा जो आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, देखिए कहते हैं कि हम प्रोटीन तो लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी बना हुआ है। तो शरीर का अलग-अलग वेट होता है, अलग-अलग वेट के अकॉर्डिंग शरीर का अलग-अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। तो अलग-अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये आपको एक न्यूट्रिनिस्ट जो होते हैं, जो आपको पोषक तत्व प्राप्त करने वाले जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो आपको बता सकते हैं, आपका प्रोटीन इंटेक क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इंटेक क्या होना चाहिए, आपके फैट इंटेक क्या होने चाहिए, वो आपको अलग-अलग होता है। हर किसी के शरीर के लिए अलग-अलग अमाउंट में प्रोटीन इंटेक होता है। कहता है ये आपके शरीर के अंदर प्रोटीन में क्या है? अमीनो एसिड टायरोसिन है। ये क्या कर रहा है? आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ये भावनात्मक और पर्यावरणीय स्ट्रेस को कम करता है और क्या करता है? आपके डिप्रेशन से लड़ने में आपकी सहायता करता है। अगले पॉइंट पे बात करें, गेहूं में ब्रेड बनाने की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार कौन सा पदार्थ होता है? तो गेहूं से जो ब्रेड बनता है, वो कारण क्या है? अगर मान लीजिए गेहूं को अगर हम मिलाते हैं, अगर उसमें लसलसापन ना हो, वो क्या होगा? भंगुर होगा, वो टूटेगा। तो लसलसापन किसके कारण होता है? ग्लूटेन के कारण होता है। ग्लूटेन के कारण होता है, जिसके कारण जो है वो उसमें ब्रेड बनाने में वो सहायक होता है। अब ब्रेड बनाने में क्या होता है? उसमें यीस्ट वगैरह यूज किया जाता है, जो उसको तोड़ता है, उसमें फ्लफीनेस आता है। तो कहता है क्या चाहिए उसके लिए? ग्लूटेन चाहिए। ठीक है? अगले पॉइंट पे बात करें, तो ये मेहनती व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग, कोई मेहनती व्यक्ति है, कोई एक हार्ड वर्किंग लेबरियस पर्सन है, उसको प्रतिदिन कितने कैलोरी की जरूरत होती है? तो 3500 से 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, 35 से 40 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, या फिर 3.5 कह सकते हैं। ये थोड़ा सा डाटा में मुझे गड़बड़ी लग रहा है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कैलोरीज गेन्ड बाय ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास अगर हम पानी पीते हैं तो कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है आपके शरीर के अंदर आती है? तो याद रखिएगा, पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर कोई भी कैलोरी उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जल के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मेनली क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, जो क्या करता है? तत्व होते हैं जो आपके शरीर के अंदर अलग अलग कार्य को परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं होता है कि पानी पीने से आपके शरीर में ऊर्जा आती हो। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी ठीक है, धीरे धीरे करके देखिए, आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए। अगले पॉइंट पे, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज में से यह आहार आवश्यक घटक है। आहार का एक आवश्यक घटक है। कौन कौन सा? स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है और सेल्यूलोज है। इसमें से कौन सा आहार जो है, आहार का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट जो है कंस्टिट्यूएंट है? तो कौन है? तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये आपके शरीर को एनर्जी देता है। जो अभी हम हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो किस कारण से है? कार्बोहाइड्रेट के टूटने के कारण हमारे शरीर के अंदर एनर्जी उत्पन्न होता है। कहता है कि स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज में से आहार का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, जो आवश्यक घटक है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, वो कौन सा है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। अगले पॉइंट पे बात करें, लंबी अवधि के व्यायाम के दौरान प्रमुख खाद्य ईंधन है। जब हम लंबे समय तक कोई कार्य करते हैं या लंबे समय तक व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसमें जो हमारा एनर्जी लॉस होता है, जो एनर्जी कंज्यूम होता है, वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए ये पोषक तत्व जो है वो शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहता है क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक नहीं है? क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन जो है आवश्यक घटक किसका नहीं? क्लोरोफिल के लिए भी नाइट्रोजन की चाहिए, आरएनए में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, और याद होगा सुगर होता है। मैंने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें मैंने बताया था राइबोज सुगर या डीऑक्सी राइबोज सुगर होता है, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस होता है। तो नाइट्रोजनस बेस आरएनए डीएनए में तो हो गया कि नाइट्रोजन है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता। C12H22O11 या C6H12O6, किस इसमें एनर्जी में क्या नहीं है? नाइट्रोजन आवश्यक फैक्टर कंस्टिट्यूएंट जो है वो नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है हमारे शरीर में एसिडिटी, अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला जो तत्व है, जो मेटल है, वो कौन सा है?
तो फास्फोरस। हमारे शरीर के अंदर कभी-कभी क्या होती है, काफी एसिडिटी हो जाती है या काफी ज्यादा बेसिक नेचर का हमारा स्टोमक हो जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एसिड नेचर और बेस नेचर दोनों ही अवेलेबल होता है। इसके बीच के पोर्शन को मेंटेन रखने के लिए कौन सा चाहिए, तो फास्फोरस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस दोनों के बीच के स्टेज को बनाए रखने के लिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तो मानव शरीर में संग्रहित ना होने वाला यौगिक, हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होने वाला स्टोर नहीं होने वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा है, एमिनो एसिड। क्या है, एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का के टूटने से एमिनो एसिड बनता है, ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता, यूज होगा नहीं तो बाहर जाएगा। आगे पॉइंट पे बात करें, जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद में से आयरन से समृद्ध क्या है, तो आयरन से समृद्ध क्या है, करौंदा जो है वो आयरन समृद्ध, आयरन रिच्ड सोर्स होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, मांसपेशियों के संकुचन के लिए मानव शरीर को आवश्यक खनिज, जो मांसपेशी का कॉन्ट्रैक्शन है, मांसपेशी का जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम, आयरन और सोडियम। मानव शरीर के अंदर जो मांसपेशियों का संकुचन होता है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो आवश्यक खनिज होता है, जो आवश्यक मिनरल्स होता है, वो क्या होता है आपका, कैल्शियम, आयरन और सोडियम होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पालक के जो पत्ते होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, अगर याद होगा तो मैंने बताया था आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो आयरन होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है, स्पिनेज में होता है, पालक में होता है। इसीलिए जिसको भी आयरन की कमी है, जिसको भी खून की कमी होती है, उसको पालक खाने की सलाह दी जाती है, स्पिनेच खाने की सलाह दी जाती है। इसको बॉयल करके इसका जूस पी सकते हैं या इसको खा सकते हैं डायरेक्टली, जिससे कि आपके शरीर के आयरन की कमी की पूर्ति होती है। कहता है बीन्स, अंडे, हरी सब्जियां और दूध में से आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो आयरन की मात्रा जो है सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। याद रखिएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, जो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें सबसे अधिक क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स जो है खाने की सलाह दी जाती है। और इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर जो है, जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है, उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है। तो आयरन भी होता है, याद रखिएगा, हरी सब्जियों में क्या होता है, आयरन भी होता है। जैसे अभी हमने देखा पालक में क्या है, आयरन का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। आगे के पॉइंट पे बात करें, दिस इज रिच इन सोर्स ऑफ आयरन। आयरन स्रोत के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है आपका, पालक, जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पिनेच कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं आगे के पॉइंट्स पे। देखिए मैचेस हैं, चलिए देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण। अगर हम बात करें रिकेटस किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण रिकेटस हो जाता है। अगर हम बात करें स्कर्वी किस कारण से होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। अगर बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन बी के कारण जो है बेरी बेरी नाम का रोग होता है। आगे अगर हम बात करें बी3 के कारण, बी3 बी3 के कारण क्या होता है, पैलेग्रा होता है। क्या होता है, पैलेग्रा होता है। फॉलिक एसिड के कारण क्या होता है, एनीमिया नाम का रोग होता है, एनीमिया, खून की कमी। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम होता है, दांत में ब्लीडिंग आने लगता है ना, जो मसूड़ों से ब्लीडिंग आता है, किस कारण से, विटामिन सी के कारण होता है। आगे बात करें कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम है। तो यहाँ पे अलग अलग विटामिन के जो केमिकल नेम है वो दिए हुए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहता है, कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण क्या है, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया नाम का रोग होता है। नियासिन, पैलेग्रा, अभी जस्ट मैंने बताया पैलेग्रा किस कारण से होता है, तो विटामिन बी3, विटामिन बी3 का नाम क्या है, नियासिन नाम है, इसके कारण क्या होगा, पैलेग्रा होगा। कोबलामाइन, विटामिन बी12 है ना। पेरिनीशियस एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया नाम का रोग होता है, किसके कारण, कोबलामाइन के कारण। राइबोफ्लेविन के कारण क्या होता है, स्टोमैटिसिस होता है। क्या होता है, स्टोमैटिसिस होता है।
याद रखना है किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कारण होता है। अब विटामिन्स हैं, इसके सोर्सेज दिए हुए हैं। क्या है कहता है, विटामिन सी का सोर्स कौन सा है, ऑरेंज, आंवला, जो भी खट्टे फल होंगे वो क्या होंगे, विटामिन सी के अच्छे सोर्स होंगे। विटामिन डी के कॉड लिवर ऑयल होता है, वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है। विटामिन ई का अच्छा सोर्स क्या है, व्हीट ग्रेन ऑयल, जो गेहूं होता है उसके बीज का जो ऑयल होता है, उस किसका सोर्स है, विटामिन ई का सोर्स है। विटामिन के का सोर्स जो है वो अल्फा अल्फा है, याद रखिएगा क्या है, अल्फा अल्फा जो है वो विटामिन के का अच्छा सोर्स होता है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल किसका नाम है, विटामिन ए का नाम है। तो रेटिनॉल कंजक्टिवाइटिस होता है, रेटिनॉल की कमी से कंजक्टिवाइटिस होता है। टोकोफेरॉल के कारण इनफर्टिलिटी होता है, स्टेरिलिटी होता है, याद रखिएगा इनफर्टिलिटी होता है टोकोफेरॉल के कारण। आगे अगर बात करें साइनोकोबालामाइन की बात करें, पर्नीशियस एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है किसके कारण, साइनोकोबालामाइन के कारण। अगर हम बात करें पायरोडॉक्सिन के कारण क्या होता है, मेंटल इलनेस होता है, मानसिक रूप से कमजोरी आती है, मानसिक बीमारी होती है। आगे अगर हम बात करें रेटिनॉल की कमी के कारण क्या होता है, ज़ेरोपैथली पैथा पैथालमिया होता है, ज़ेरोपैथालमिया होता है। अगर हम बात करें एग्रो कैल्सीफेरॉल की बात करें, विटामिन डी का ही एक पार्ट होता है, रिकेटस होता है उसके कारण, उसकी कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है। विटामिन बी सिक्स किसका सोर्स है, विटामिन बी सिक्स कहां से मिल सकता है, राइस ब्रेन से मिल सकता है। विटामिन बी टू किससे मिल सकता है, दूध और अंडे से मिल सकता है। विटामिन ए कहां से मिलता है, गाजर अच्छा सोर्स होता है। विटामिन सी जो है वो लेमन से प्राप्त कर सकते हैं, नींबू से प्राप्त कर सकते हैं, खट्टा वाला चीज। विटामिन ए बी डी, ए बी डी की खोज किसने की थी, मैक कॉलम ने की थी, याद रखिएगा मैक कॉलम ने किसकी खोज की थी, विटामिन ए बी और डी की खोज की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी, जेम्स लिंड ने की थी, जेम्स लिंड ने किसकी खोज की थी, विटामिन सी की खोज की थी। डीडीटी की खोज किसने की थी, डीडीटी की खोज किसने की थी, पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग कि अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है। सबसे पहले बासमती चावल के दाने पकने के बाद लंबे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, देखिएगा बासमती चावल जब आप पकाइएगा तो उसका दाना जो है वो लंबा हो जाता है। जब वो पक जाता है तो उसका दाना वैसे छोटा रहता है, बिना पके हुए चावल छोटा रहता है। जब उसको हम पकाते हैं, जब वो भात बनता है तो उसका दाना लंबा हो जाता है। कारण क्या है, याद रखिएगा एमाइलोज जो होता है, एमाइलोज जो है उसका मुख्य कारण होता है उसके दाने लंबे होने के कारण। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण होता है, दूध जब हम पीते हैं बिना चीनी मिलाए हुए, उसमें जो एक मिठास होता है, जो नेचुरल मिठास होता है, किस कारण से होता है, लैक्टोज के कारण होता है। ये अच्छे से लोग नहीं पचा पाते, इसीलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाता है लोगों को। तो कहता है कि दूध में जो मिठास है वो किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। कहता है दूध में मौजूद सैकराइड, सैकराइड क्या है, सैकराइड जो मीठा करने वाला पदार्थ होता है उसको सैकराइड कहते हैं, जो मिठास उत्पन्न करता है सैकराइड कहते हैं। कहता है दूध में जो मौजूद सैकराइड होता है वो क्या होता है, लैक्टोज होता है, मिठास उत्पन्न करता है। कहता है दूध को खराब करने वाला जो जीवाणु, दूध को फाड़ने वाला जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, दूध को खराब करने, दूध को क्या करता है, स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है। या फिर हम कह सकते हैं दूध से दही जमने के प्रोसेस में भी लैक्टोबैसिलस भी हेल्प करता है। आगे के पॉइंट में बात करें, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दूध दही में बदलता है किस कारण से, तो बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा क्या करता है, बैक्टीरिया इसके अंदर जो लैक्टोज है उसको तोड़ देता है, याद रखिएगा। तो मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दूध जो है वो दही बन जाता है किस कारण से, बैक्टीरिया के कारण बनता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है। आगे अगर हम बात करें, गाय का दूध किस उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है, याद रखिएगा गाय का जो दूध होता है वो हल्का येलोइश नेचर का होता है, येलोइश इन कलर होता है। तो कारण क्या है उसका,
कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, कैरोटीन उसमें मौजूद होता है। कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है, स्लाइटली येलो होता है। याद रखिएगा, कंप्लीट येलो नहीं होता है, स्लाइटली येलो कलर प्रेजेंट होता है। कारण क्या है, कैरोटीन नाम का तत्व होता है। आगे अगर हम बात करें, गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीले सफेद रंग का होता है, पीला भी हो और सफेद, मैंने क्या कहा, हल्का येलोइश नेचर का होता है, पीला भी होता है और व्हाइट कलर का भी होता है। किस कारण से होता है, कैसीन और कैरोटीन के कारण। कैसीन और कैरोटीन दोनों की उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो है पीला और उजला, पीला और सफेद दोनों रंग का होता है। अगले पॉइंट में बात करें, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैसीन। याद रखिएगा, कैरोटीन जो है कैरोट में भी पाया जाता है, गाजर में भी होता है। तो कैरोटीन कारण क्या है, पीला रंग देने के लिए। लेकिन कैसीन की अगर हम बात करें तो कैसीन सफेद रंग प्रोवाइड करता है। व्हाइट कलर जो है, व्हाइट कलर दूध में जो सफेद रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है। अगर हम बात करें जो हमारा काउ मिल्क के बाद आता है बफेलो मिल्क, जो हम लोग जनरली कंज्यूम करते हैं, तो बफेलो मिल्क जो होता है उसमें टोटल फैट परसेंटेज जो होता है वो 7.2% फैट होता है। उसमें कितना परसेंट फैट होता है, जो काउ मिल्क से अधिक जो है वो बफेलो मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है, 7.2% फैट प्रेजेंट होता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। आई थिंक एक दो स्लाइड और हुआ होगा मेरे ख्याल से। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज, रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में 2-3 वर्ष तक आयु तक गायब होने लगते हैं। याद रखिएगा, जो पचाने के लिए, दूध को पचाने का जो आवश्यक एंजाइम, जो नेचुरल एंजाइम है दूध को पचाने के लिए, कौन सा, रेनिन और लैक्टोज, ठीक है, कहता है कि मानव शरीर में 2 से 3 वर्ष की आयु तक गायब होने लगता है ना, 2 से 3 वर्ष की आयु तक ये गायब होने लगता है। कहता है दूध प्रोटीन, दूध प्रोटीन किस एंजाइम द्वारा पचता है, दूध का जो प्रोटीन होता है वो किस एंजाइम के कारण पचता है, तो याद रखिएगा रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है जिस कारण से दूध का प्रोटीन जो है उसको पचा सकता है। केसिन इज अ मिल्क, केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन, केसिन क्या है, मिल्क का प्रोटीन है, दूध का प्रोटीन है ना। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन नाम का प्रोटीन होता है। द प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। द टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन बॉडी बाय, हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज फॉर्म्ड होते हैं, टिश्यूज बनते हैं, नए टिश्यूज बनते हैं, वो किस कारण से, प्रोटीन के कारण बनते हैं। इसीलिए कहता है शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक तत्व होता है, बहुत आवश्यक न्यूट्रिएंट होता है। कहता है मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है, मानव शरीर की जो वृद्धि है वो किसकी कमी के कारण होगा, तो मैंने बताया विटामिन, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है वो आपके शरीर के अच्छे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो धीमी वृद्धि हो जाएगी, मतलब हमारे शरीर की जो वृद्धि होगी वो बहुत ही धीमी होगी। कहता है सभी प्रोटीनों में मौजूद तत्व, सभी जो प्रोटीन होते हैं उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सभी प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाम का तत्व होता है। आगे पॉइंट में बात करें, लोहा, जिंक जिसको जस्ता कहते हैं, सल्फर और मैंगनीज में से यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन कौन सा है, लोहा पोषक तत्व, जस्ता क्या है, पोषक तत्व, मैंगनीज वो भी हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन सल्फर जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो कंस्टिट्यूएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है, तो सल्फर जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। आगे अगर हम पॉइंट पे बात करें, द मेन विटामिन्स फाउंड इन पपाया, पपीता के अंदर जो मेन विटामिन्स होता है वो कौन सा होता है, तो विटामिन सी जो है वो पपाया के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब विटामिन सी जो है वो पपाया, पपीता के अंदर पाया जाता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। आई थिंक 3 स्लाइड और है, 4 स्लाइड, 4 स्लाइड और है। चलिए देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, बस थोड़ा सा और है। चलिए
कहता है द करेक्ट मैचेज इज एज फॉलोज, ऐसा एक करेक्ट मैचेज है। कहता है विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है, तो कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम नाम का तत्व होता है, मैग्नीशियम नाम का धातु होता है। अगर हम ब्रास की बात करें, है ना, कॉपराइट की बात करें तो कॉपर मौजूद होता है उसमें। अब देखिए विटामिन बी के जो वेरिएंट है, मैंने अभी इसका केमिकल नेम बताया था, एक बार और देख लीजिए। विटामिन B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंथोनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबलामाइन या साइनोकोबलामाइन। ठीक है, आगे पॉइंट पे बात करते हैं। विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत, विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है, तो आम है, पपीता, गाजर और भी इत्यादि विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत हरा सब्जी फल जो है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है, साथ में गाजर भी। गर्मी, अवरक्त किरणों, एक्सरे और भारी धातु लवणों के बीच यह प्रोटीन को विकृत नहीं कर सकता है। गर्मी, इंफ्रारेड वेव्स, एक्सरे और जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, इनमें से हैवी एलिमेंट्स का जो सॉल्ट होता है, इनमें से प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन को नहीं खराब कर सकता है। डज नॉट डी नेचर प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसको विकृत नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता, इंफ्रारेड जो है वो विकृत नहीं कर सकता है प्रोटीन को कभी भी। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में है युवा और वृद्ध व्यक्ति को प्रोटीन आवश्यकताएं हैं। कहता है युवा और वृद्ध व्यक्ति को प्रोटीन आवश्यकताएं हैं। कहता है वृद्धों में अधिक और युवाओं में कम, वृद्धों में अधिक और युवाओं में कम। एक माध्यम के रूप में सक्रिय महिला, एक मध्यम रूप से मतलब कह सकते हैं कि मॉडरेटली एक्टिव वुमेन कोई है, उसके लिए अनुशंसित प्रोटीन की दैनिक सेवन, उसके लिए जो मॉडरेट एक्टिव वुमेन है उसके लिए जो रिकमेंडेड प्रोटीन का जो इनटेक है, डेली इनटेक, वो कितना होना चाहिए, तो 45 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45 ग्राम होना चाहिए। मतलब एक जो मॉडरेटली एक्टिव वुमेन है, जो सिंपली घर का काम वगैरह करती है महिलाएं, उनको मिनिमम जो रिकमेंड किया गया प्रोटीन इनटेक, वो भी डेली प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उनके भोजन में, उनके आहार में 45 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। कहता है एक स्तनपान कराने वाली माँ, जो स्तनपान कराती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसी माओं को दैनिक आहार में, जो डेली का उनका जो भोजन होता है, डेली का जो उनका डाइट होता है, उसमें प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए नॉर्मल वर्किंग वुमेन, जो नॉर्मल वर्किंग वुमेन है, मॉडरेट वर्किंग जो है, उसको 45 ग्राम की जरूरत होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्तनपान करा रही है, मतलब बच्चे को दूध दे रही है, तो बच्चे को न्यूट्रिशन जाएगा, बच्चे को न्यूट्रिशन जाने के लिए थोड़ा और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। तो लगभग 65 टू 70 ग्राम जो है प्रोटीन उनके भोजन में डेली इंटेक में होना चाहिए, किसी महिला को जो कि स्तनपान कराने वाली हो। कहता है दूध में आमतौर पर सभी विटामिन होते हैं, विटामिन बी होते हैं, सभी विटामिन बी होते हैं। विटामिन ए की कमी से त्वचा शुष्क और पपड़ीदार हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है। स्कर्वी के लक्षणों में एक जोड़ों में दर्द है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से हृदय की गति रुक सकती है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, मिल्क जनरली कंटेन्स ऑल ऑफ बी विटामिन, बी विटामिन का सब जो भी मैंने बताया विटामिन के अंदर जो भी होता है, विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B5, B6, B7, B9, सब बी विटामिन होता है। विटामिन ए रेटिनॉल डिफिशियंसी लीड्स द ड्राई एंड स्कैली स्किन। ठीक है, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इन पेन इन द ज्वाइंट, विटामिन B1 थायमिन डिफिशियंसी कैन लीड्स द हार्ट फेल्यूर। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करें तो कहता है मां का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है, तो आयरन की कमी होती है। याद रखिएगा, मां के दूध में किसकी कमी होती है,
तो आयरन की कमी होती है। नवजात शिशु को संपूर्ण आहार मिल जाता है, माँ के दूध से जो बच्चे होते हैं उसको संपूर्ण आहार मिल जाता है, लेकिन किसकी कमी हो जाती है? तो आयरन नहीं होता उसमें। मैंने देखा विटामिन बी भी है, ए भी है और इसमें B1 भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूध में पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और दूध के क्या कहते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है वो कौन कौन सा है? कैल्शियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है। क्या क्या होता है? कैल्शियम भी होता है और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क जो है किसका खराब स्रोत है? तो विटामिन ए और विटामिन सी का। किसका सोर्स है? तो विटामिन ए और विटामिन सी का। तो जैसे कि यहाँ पे देखा विटामिन ए की कमी हो जाती है और विटामिन सी की भी कमी होगी, है ना, स्कर्वी हो जाएगा तो विटामिन सी का भी कमी होगा। तो दूध आमतौर पर विटामिन बी का ही मैक्सिमम स्रोत होता है। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड होता है, याद रखिएगा पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड होता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या है? स्टार्च और सेलुलोज के संबंध में कथन है। स्टार्च और सेलुलोज के संबंध में एक कथन है। क्या है? ये दोनों पादप मूल के हैं। क्या है? प्लांट मूल के हैं, पादप मूल के हैं, ठीक है, प्लांट ओरिजिन के हैं। ये दोनों बहुलक हैं। ये दोनों क्या है? पॉलीमर्स हैं। क्या है? पॉलीमर्स हैं, जो कि मैक्सिमम बहुत बड़ा बड़ा चेन बनाता है, इसी को पॉलीमर्स कहते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, बहुत बड़े बड़े चेन्स बनते हैं, तो ये क्या है? पॉलीमर्स हैं। आगे अगर हम बात करें, स्टार्च आयोडीन के घोल में नीला काला रंग देता है। स्टार्च जो है जब उसको क्या कहता है कि स्टार्च आयोडीन जब किसी चीज में घुला हुआ हो उसमें अगर स्टार्च डालते हैं तो कैसा रंग देगा? नीला और काला रंग होता है। कैसा रंग होगा? नीला और काला रंग होगा। जबकि सेलुलोज इस घोल में कोई रंग नहीं देगा। सेलुलोज जब आयोडीन के घोल में डालेंगे तो उसमें कोई भी रंग मौजूद नहीं होगा, लेकिन अगर हम स्टार्च डालते हैं तो उसमें नीला काला रंग मौजूद कर होता है, मतलब नीला काला रंग प्रस्तुत करता है। आगे अगर हम बात करें, दोनों ग्लूकोज अणुओं से बने होते हैं। दोनों स्टार्च और सेलुलोज जो है वो दोनों ग्लूकोज अणु से ही बनाए, ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। आगे अगर हम बात करें अलसी जो होता है, लिनसीड्स जो होता है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत होता है। जनरली देखिएगा जिसको भी ओमेगा 3 और फैटी एसिड जो ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? अलसी का बीज चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? क्या मिलेगा आपको? ओमेगा 3 फैटी एसिड उसी से आपको मिल जाता है। किससे? अलसी से मिल जाता है। आगे अगर हम बात करें, अमॉन्ग द राइस, मिल्क, एग एंड सोयाबीन विच कंटेन्स ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनमें से कौन सब जो है ऑल इसेंशियल, जो जरूरी इसेंशियल अमीनो एसिड है वो सब रखता है? कौन कौन है? एग, मिल्क एंड सोयाबीन। एग, मिल्क और सोयाबीन। राइस जो है उसमें अमीनो एसिड नहीं होता है, वो मेन सोर्स होता है, फैट कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है राइस, लेकिन एग, मिल्क और सोयाबीन जो है उसमें एमिनो एसिड होता है। आगे के पॉइंट में बात करें, द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, द बेस्ट सोर्स। अभी सोर्सेज ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड की बात किया तो उसमें दूध भी है, सोयाबीन भी है और मिल्क भी है, एग भी है। अगर हम बात करते हैं गुड सोर्स की बात करें, बेस्ट सोर्स की बात करते हैं ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, तो कौन सा होगा? अंडा जो है ऑल अमीनो एसिड का जो है वो अच्छा सोर्स होता है। अगर हम बात करें, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा, जो हमारे शरीर में जो स्किन है, स्किन के अंदर जो फैट है, जो वसा है, शरीर से गर्मी के नुकसान के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है ना। गर्मी से जो होने वाला नुकसान है हमारे शरीर के अंदर और जो ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन को जो नुकसान होने वाला है उससे बचाव करता है कौन? हमारे स्किन के अंदर जो मौजूद फैट होता है वो उससे हमारा रक्षण करता है। अगर हम बात करते हैं, आहार का एक समूह मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। आहार का कौन सा समूह जो है वो शरीर को मैक्सिमम एनर्जी देता है, तो वो कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन।
आहार का मेन जो सोर्स होता है, जो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, वो कौन-कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। आगे अगर हम बात करते हैं, इस श्रेणी के भोजन में प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है ना? प्रति इकाई कैलोरी जो एनर्जी होता है, वो सबसे अधिक किसमें होता है? याद रखिएगा फैट में जो है, वो काफ़ी एनर्जी स्टोर्ड होता है। याद रखिएगा फैट में जो है, वो काफ़ी प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा जो है, सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो फैट में प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो बात करते हैं, कहता है मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रियाओं में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर, उसमें सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो कौन प्रदान करता है? तो याद रखना है अपने को, फैट जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। आगे के पॉइंट पे बात करें तो यह पदार्थ अधिकांश जीवों में लगभग 80% जीवित पदार्थ बनाता है। 80% जो है लिविंग मटेरियल बनाता है, वो कौन है? तो प्रोटीन जो है वो लिविंग मटेरियल्स बनाता है, जीवित पदार्थ बनाता है। कहता है अन्य जानवरों के मांस की तुलना में मछली का सेवन स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है? पॉली अनसैचुरेशनल फैटी एसिड होता है। पॉली अनसैचुरेशनल फैटी एसिड होता है किसमें? जो फिश होता है उसके अंदर। कहता है कंजम्पशन ऑफ फिश कंसिडर्ड टू बी हेल्दी व्हेन कंपेयर टू द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। अदर एनिमल जो होता है उसके फ्लेश मतलब मांस से काफी अधिक बेहतर होता है कौन सा? फिश का मांस, जो फिश खाता है उसके लिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें मौजूद होता है। किसमें? जो फिश होता है उसमें क्या पाया जाता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। अगले अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड टाइप ऑफ, ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक टाइप का फैट है, एक टाइप का बसा होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर हम बात करें द कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? संशोधित एस्टेरॉइड है, एस्टेरोल है। क्या है ये? एस्टेरोल है। तो कोलेस्ट्रॉल को क्या कहेंगे? एस्टेरोल कहेंगे, जो कि संशोधित एस्टेरॉइड है। साइनोकोबालामाइन क्या है? विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, विटामिन B1 को थाइमीन के नाम से जानते हैं। थाइमीन इसका केमिकल नेम होता है। अगर हम बात करें विटामिन B12, ये सारा मैंने बता दिया है, ये मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं आज का जो क्लास है वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो और हमारी टीम को आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके और अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।